वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका जो हमारा 6 चैप्टर है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे ये टॉपिक जो सीयूटी दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही, पर साथ में जो क्लैट दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर ही हम लोग क्या सेलिब्रेट किए हैं अपने इमरजेंसी था उसका 50 साल पूरा हुआ था। तो जो हमारी करेंट गवर्नमेंट है संविधान हत्या दिवस के नाम पर 25 जून 2025 को सेलिब्रेट की थी, और आगे चलकर जो करंट गवर्नमेंट है वो आने वाले जो पीढ़ी है उनको इस चीज़ के बारे में याद रहे। तो इस चीज़ को आगे भी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमरजेंसी लगने का रीज़न क्या था, क्या ऐसा हो गया था, ऐसा क्या सिचुएशन था उस समय हमारे देश के पॉलिटिक्स का या फिर आसपास का, जिस कारण से इंदिरा गांधी को यहाँ पे क्या करना पड़ा, इमरजेंसी को लगाना पड़ा। We have seen in the last chapter that Congress recovered after the 1971 but was not the same kind of the party. The difference became clear in series of events between 73 to 75 that brought new challenges to India democratic politics and institutional balance sought by the constitution. This development led to the imposition of emergency in June 1975. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लास्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि 67 के चुनाव में इंदिरा गांधी को झटका पड़ा था, जिसके बाद 69 में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर। वहां से इंदिरा गांधी फिर क्या करती है, 71 का चुनाव नैरेटिव बदलकर पहले ही करा देती है जो 72 में होने वाला रहता है, और उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, इंदिरा गांधी रिकवर कर जाएगी, उनको बहुत लार्ज अमाउंट में वो क्या होगा, सीट यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। उसके बाद फिर जो बांग्लादेश के साथ हमारा वॉर हो जाएगा, तो वॉर के कारण इंडिया जब जीतता है वॉर को और बांग्लादेश एक नया कंट्री बन जाएगा, तो इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी क्या होगा, और ज़्यादा पीक पे चला जाएगा, जिस कारण से जब 1972 में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे पूरे इंडिया में, तो कांग्रेस क्या करेगी, अधिकतर स्टेटों में मतलब वहां पे गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। जो 1967 के स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था जहां पे कांग्रेस पार्टी 9 स्टेट में चुनाव हार गई थी, वो 5 साल बाद ही क्या कर लेगी, उन सब जो स्टेट में हारी थी वहां पे अपने आप को रिकवर करके फिर से एक डोमिनेंट पोजीशन में ला लेगी। पर जैसे कि हमको याद था पिछले ही चैप्टर में हम लोग एक और चीज बोला गया था कि यहाँ पे जो नई वाली कांग्रेस है वो क्या है, उसके पास अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो नए सोशल कॉम्बिनेशन के साथ है, जिसमें यूथ है, वुमेन है, माइनॉरिटीज है, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। मतलब जो कांग्रेस का एक पुराना वोट बैंक था जो फिक्स था वो क्या है, वो नहीं रहा है। अब कांग्रेस कुछ सोशल कॉम्बिनेशन पे क्या यहाँ पे डिपेंड हो रही है चुनाव जीतने के लिए। वही बता रखा है कि 1973 से 75 के बीच में कुछ ऐसा होगा जिस कारण से क्या होगा कि जून में इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। Normally we should associate emergency with war and aggression or with natural disaster, but this emergency was imposed because of the perceived threat of internal disturbance. The emergency ended as dramatically as it had begun, resulting in a death of the Congress in the Lok Sabha election of 1977. देखो कोई भी इमरजेंसी के बारे में सोचता है तो उसको क्या लगता है कि इमरजेंसी कब लग सकता है, या फिर हम लोग दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या यहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। पर यहाँ पे जो 75 के इमरजेंसी है क्यों लगा था, इंटरनल यहाँ पे डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था। और जैसे यहाँ पे फिर ये बता रखा है कि जितना आश्चर्यचकित रूप से इमरजेंसी को लगाया गया था वैसे ही अचानक से क्या हुआ, इमरजेंसी खत्म भी हुआ था। और जब इमरजेंसी खत्म हुआ 77 में तो कांग्रेस क्या हुई, पहली बार चुनाव यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हार गई, पहली बार कांग्रेस का गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे नहीं बनेगा। In this chapter, we focus on this crucial phase in the history of democracy in India and ask some questions that have remained controversial after this year. Why was emergency imposed? Was it necessary? पहला क्या पूछा जाएगा कि इमरजेंसी क्यों, मतलब क्या हम लोग जानेंगे इमरजेंसी क्यों इम्पोज हुआ और क्या ये जरूरी था लगाना। उसके बाद क्या है, व्हाट डिड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी मीन इन प्रैक्टिस। अब देखो इमरजेंसी लग गया तो इसका इन रियलिटी इमरजेंसी टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे फिर क्या है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी ऑन पार्टी पॉलिटिक्स। इमरजेंसी लगने से जो यहाँ पे और जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो अपोनेंट थे, उन पे क्या इसका असर पड़ा। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द लेसन ऑफ इमरजेंसी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। इमरजेंसी लगने से हमको क्या क्या सबक मिला जिससे हम लोग अपने जो हमारे यहाँ का डेमोक्रेसी है उसको हम लोग मजबूत कर सके, इसके लिए ये 4 चीज हम लोग पढ़ेंगे ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो चैप्टर 6 है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब देखो बैकग्राउंड टू इमरजेंसी यहाँ पे बताया गया है, तो पहले इकोनॉमिक दे रखा है, फिर जुडिशियल देगा और फिर बताएगा कि इन सब रीजन से क्या होगा आगे चल के इमरजेंसी लगेगा। तो यहाँ से अब हम लोग अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं।
We have already studied that the changes that were taking place in Indian politics in 1967. Indira Gandhi had emerged as a towering leader with tremendous popularity. This was also the period when the party competition became bitter and polarized. The period also witnessed tension in relationship between the government and judiciary. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक का जो लाइन था ये सब मैं क्लास शुरू होने से पहले ही बता दिया हूँ कि 67 से लेकर 71 के बीच में क्या हुआ था, और इंदिरा गांधी कैसे अपने आप को ओवरकम करके यहाँ पे मेन नेता बनेंगी, इसको हटाकर जो सिंडिकेट था कांग्रेस का यानी कांग्रेस ओ को। ये हम लोग पिछले क्लास में भी क्या पढ़ चुके हैं लोग। द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजिशन दैट दिस स्टैंड ऑफ the Supreme Court found many initiatives of the Congress to be violate of the Constitution. The Congress party took the position that this stand of the court was against the principle of democracy and parliamentary supremacy. अब देखो इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर आएगी जो सुप्रीम कोर्ट को क्या होगा, पसंद नहीं आएगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, उन सब लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को क्या फील होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो काम है ये क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, एक तो गवर्नमेंट को अच्छे से काम नहीं करने दे रहा है, और उसके साथ क्या है कि जो तुम्हारा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होता है, यानी इंदिरा गांधी को ऐसा लगता है कि इंडिया मतलब उनको ऐसा था कि सबसे सुपीरियर कौन है, पार्लियामेंट है यानी एग्जीक्यूटिव है, या जो तुम्हारा ये जुडिशरी मतलब पावरफुल नहीं है, इनको था कि जो पार्लियामेंट बोलेगा वही क्या रहेगा, आखिरी से रहेगा। तो बताओ अगर ऐसे करके कोई पार्लियामेंट अपने पावर को ओवर रीच करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगा कि नहीं करेगा। तो यही सब इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये सब पोजीशन ठीक होगा। अब देखो यहाँ पे The Congress also alleged that the court was conservative institution and it was becoming an obstacle in the way of implementing pro-poor welfare program. अब देखो कांग्रेस को क्या लगता था कि जो कोर्ट है वो क्या है, प्रो कंजर्वेटिव है और एंटी पुअर है, जो इंदिरा गांधी पॉलिसी लेकर आई थी पुअर के लिए। अब देखो गरीबी हटाओ का नारा हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, इंदिरा गांधी कब दी थी, 67 में जब कांग्रेस चुनाव हारता है, उसके बाद इसी नारे पे क्या 71 का चुनाव इंदिरा गांधी जीतेंगी, और यही सब करने के लिए वो क्या क्या कुछ कुछ पॉलिसी लेकर आएंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग प्रीवी पर्स के बारे में कि जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ आए थे तो उनको कुछ आश्वासन दिया गया था कि आपको ये फायदा दिया जाएगा, तो इंदिरा गांधी क्या उसके हटाने के पक्ष में थी। साथ में क्या किया गया था, 14 से 15 बैंक को यहाँ पे नेशनलाइज किया गया था, जो प्राइवेट बैंक थे, यानी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ली थी। The parties opposed to the Congress felt that the politics was becoming too personalized and the governmental authority was becoming converted into personal authority. The split in the Congress has sharpened the division between the Indira and her opponents. अब देखो यही यहाँ पे बता रहा है कि जो कांग्रेस के अपोनेंट थे उनको क्या लगता था कि जो पहले का पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी से पहले का जो पॉलिटिक्स था क्या था, वहाँ पे सबका जगह था। हम लोग स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं लोग कि कांग्रेस में ही कुछ ऐसे घड़े के लोग थे जिनका अपना अलग अलग विचार था, तो जो अपोनेंट्स अपना कोई काम करवाना चाहते थे वो किनके पास चले जाते थे, कांग्रेस के उन नेताओं के पास जिनका वैसा सेम विचारधारा वाले वो लोग था। पर अब जैसे ही इंदिरा गांधी पार्टी को अपने अंडर में लेगी क्या हो जाएगा, वो सब लोग मतलब पार्टी से हट जाएंगे, छिटक जाएंगे। तो यहीं पे क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो तुम्हारा ये था गवर्नमेंट अथॉरिटी था, क्या होने लगा था, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करने लगा था। ऐसे जो अपोजिशन लीडर थे उनको क्या यहाँ पे फील हो रहा है, ये चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और सेम यही बताया गया है कि जैसे ही कांग्रेस में डिवाइड होता है तो जो कांग्रेस और उनके अपोनेंट थे उसके बीच का जो लाइन होता है और ज्यादा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी उन लोग का और ज्यादा नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी का डिवीजन कब होगा, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कब, 1969 में। याद रखना सब, पिछले चैप्टर का है, नोट्स नहीं बनाया है। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको भी नोट्स चाहिए वहां से जाकर डाउनलोड कर सकता है और वहां से सिंपली नोट्स बना सकता है। अब देखो क्या है, in the election of 1971 Congress had given the slogan of Garibi Hatao, remove poverty. However, the social and economic condition in the country did not improve after 1971-72. The Bangladesh crisis has put a heavy strain on India economy. About 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. This was followed by war with Pakistan. अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो इंदिरा गांधी नारा दी थी 71 के चुनाव से पहले किस चीज का, गरीबी हटाओ का, जिससे इंदिरा गांधी को क्या होता है, मैसिव सक्सेस मिलता है। पर वो नारा के बावजूद क्या हो गया, इंदिरा गांधी जो उस नारा दी थी वो उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो पाई। इकोनॉमिक कंडीशन लोगों का क्या हो रहा है, और ज्यादा यहाँ पे खराब हो रहा है। और उसी समय इंडिया क्या लड़ लेगा, पाकिस्तान से वॉर लड़ लेगा। तो जब पाकिस्तान से वॉर लड़ेगा तो मैं बताया था कि कितने 80 लाख जो रिफ्यूजी थे वो कहाँ जाते हैं, इंडिया के नेबरिंग स्टेट में जो बांग्लादेश से बॉर्डर पड़ता था।
तो वहीं यहाँ पे बता रखा है, जिस कारण से बर्डन किस पे पड़ेगा, मान लो 80 लाख कोई लोग आ रहा है दूसरे देश से यहाँ पे, तो उसका बर्डन तो गवर्नमेंट पे ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो उसको उनका भी रहने का इंतजाम करना होगा। फिर उसके बाद यही बता रखा है कि इस कारण से देखो 1971 वॉर में यूएस किसके साइड था, पाकिस्तान के साइड था, हम लोग के साइड कौन था, यूएसएसआर। तो जो हमको वहीं प्रेजेंट डे रसिया, देखो यूएस जो यहाँ पे इंडिया को मदद करता था फाइनेंशियली, वो यहाँ पे यूएस क्या करता है, इंडिया को देना बंद कर देता है। In the international market, oil price increase manifold during the period. This led to all-round increase in price of commodities. The price increased by 23% in 1973 and 30% in 74. Such a high level of inflation caused much hardship to the people. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो यूएस पैसा देता था यहाँ पे, वो क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिस कारण से क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑयल का प्राइजेस था वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो जो जरूरतमंद चीज़ें थी उसका भी प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखो मान लो कोई चीज 1972 में 100 रुपए का मिल रहा है, वो कितने का हो गया है, 123 रुपए का, और इस 123 पे अब कितना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1974 में 30%। तो सोच लो और ज्यादा बढ़ गया, तो इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो लोग इससे क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ आक्रोश में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आया ही क्यों था, नारा क्या दिया गया था, गरीबी हटाओ का, और जो महंगाई है उसको हम लोग क्या करेंगे, लोग कम करेंगे लोग, पर गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल है नहीं है। देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज आल्सो लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई पार्टिकुलरली इन रूरल एरिया। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ था क्या है, वो भी लो है, और जो यूथ मतलब जो लोग काम करने वाले हैं उनके पास नौकरी भी नहीं है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे यहाँ पे है। अब देखो सरकार के पास भी पैसा नहीं था, तो सरकार क्या करती है, अपना खर्च कम करने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका क्या कर देगी, यहाँ पे उनका जो सैलरी वो उसी को बंद कर देगी। तो मान लो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी बंद किया जाएगा, उससे एम्प्लॉय खुश होंगे, नहीं होंगे। तो वहीं पे बोला जा रहा है, दिस कॉज फर्दर डिससैटिस्फैक्शन अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मॉनसून फेल्ड इन 1972-73। दिस रिजल्टेड इन अ शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि उसी समय पे क्या हो जा रहा है, मॉनसून यहाँ पे इंडिया में नहीं आ रहा है, तो सूखा पड़ जा रहा है। सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा, क्रॉप यहाँ पे फसल नहीं हो पाएगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया का जो फूड ग्रेन का प्रोडक्टिविटी था कितना से गिर जाएगा, 8% से। तो मान लो इंडिया जैसे कंट्री जिसका पॉपुलेशन इतना लार्ज है और वहां पे 8% से फूड प्रोडक्टिविटी गिर जा रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए वो अच्छा चीज है नहीं है। There was a general atmosphere of dissatisfaction with prevailing economic situation all over the country. In such context, non-Congress opposition parties were able to organize popular protests effectively. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब इन सब कारण से लोगों के बीच में क्या है, गवर्नमेंट को लेकर एक तो लोग उनसे गवर्नमेंट से खुश नहीं है, तो जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी यानी जो अपोजिशन है क्या गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करेगी। तो प्रोटेस्ट में इसमें क्या लोग को उसको फायदा, लोग का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा, जब वहां का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, गवर्नमेंट उसको ठीक नहीं कर पा रही है, तो लोग तो जाएंगे ही जो अपोजिशन प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ में। हाँ, instance of student unrest had persisted from late 16 become more pronounced in this period. There was also an increase in the activities of Marxist group who did not believe in parliamentary politics. These groups had taken arms and insurgent techniques for overthrow of the capitalist order and established political system known as the Marxist Leninist, now Maoist group or Naxalites. They were particularly strong in West Bengal where the state government took stringent measure to suppress them. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1960 के बाद से ही क्या हो जा रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट जो रहते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पर उसका अमाउंट कम रहता है। पर अब ये टाइम पीरियड आते आते कब का, तुम्हारा 70 के बाद का, 1970 यानी 70, 71, 72 के बाद का टाइम पीरियड कैसा है कि गवर्नमेंट जो तुम्हारे स्टूडेंट लीडर है या फिर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा यहाँ पे धरना दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको। साथ ही में क्या होता है, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हम लोग पढ़े थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में चाइना वॉर के 1962 में जो चाइना के साथ वॉर हुआ था, तो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी तब, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो दो भाग में बढ़ जाएगी कब, 1964 में। जो बटने का रीजन क्या था, जो प्रो चाइना रहते हैं वो बन जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और जो प्रो रसिया रहते हैं वो क्या बन जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो वहीं रहेंगे। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक नया पॉलिटिकल पार्टी निकल रही है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। अब देखो उनमें से भी एक नया पार्टी निकलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी CPIML। एक है CPI, दूसरा है CPIM और एक है CPIML, 3 पार्टी है।
एक है तुम्हारा ये प्रो रसिया, एक है प्रो चाइना, और जो CPI-ML निकल रहा है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं करता था। उसका किस पे भरोसा था कि जो गवर्नमेंट है उसको हम ओवरथ्रो करेंगे, किससे? हथियार से। यानी कांग्रेस को हम चुनाव में नहीं हराएंगे, क्या करेंगे हम? डायरेक्ट मतलब यहाँ पे हथियार उठाएंगे और खत्म करेंगे सबको, और यहाँ पे हम अपने रूल को कायम करेंगे। तो उसी टाइम पर क्या होता है, सेम टाइम पीरियड पे जो तुम्हारे एक नक्सलबारी एरिया है वेस्ट बंगाल में, जो सिलीगुड़ी सबको ही जानता होगा, सिलीगुड़ी के पास में एक जगह का नक्सलबारी जगह है। वहां पे क्या करते हैं, कुछ जो गरीब फार्मर होते हैं उनको कुछ लोग वहां पे क्या करेगा, वो लोग मिलकर वहां पे जो जमींदार होता है सब, उसको मार दिया जाएगा। और वहीं से ये मूवमेंट शुरू होगा, जिस मूवमेंट का नाम है यहाँ पे, क्या नाम है? नक्सलाइट मूवमेंट, जिसको अमित शाह बोल रखे हैं 2026 मार्च तक हम लोग क्या कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बोला ये भी जाता है जो नक्सलाइट मूवमेंट है इंडिया के लिए सबसे बड़ा, इंडिया के जो लोग सबसे ज्यादा मरे हैं वो पाकिस्तान से वॉर में नहीं मरे हैं, किसी के साथ नहीं मरे हैं, वो नक्सलाइट को मारते हुए मरे हैं। नक्सलिज्म हमारे लिए सबसे खतरनाक चीज है। नक्सलिज्म शुरुआत होता है कानू सान्याल और चारू मजुमदार, एक दो आदमी था सब वेस्ट बंगाल वही नक्सलबारी एरिया में, वो इस मूवमेंट को क्या करेगा लोग, लीड करेगा लोग। इसी टाइम पीरियड में दोनों को जेल में डाला जाएगा, कानू सान्याल और चारू मजुमदार को, और 71 में उनका क्या हो जाएगा, जेल में मौत हो जाएगा। फिर इसको बढ़ाने में ये आगे नक्सलाइट मूवमेंट है आगे बढ़ेगा। बिहार में एक जगदीश महतो होते हैं, टीचर रहते हैं प्राइमरी स्कूल के, वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। और आगे चल के ऐसे ही ये मूवमेंट क्या करेगा कि इंडिया में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंसी क्रिएट कर देगा कि एक इंडिया के मैप पे एक नया सा हम लोग को लाइन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग रेड कॉरिडोर बोलते हैं लोग, यानी लाल साया। जो तुम्हारा रेड कॉरिडोर है उसमें क्या है, रेड कॉरिडोर शुरू होता था, उनका कहना था कि बिहार से शुरू करेंगे लोग, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उसके बाद फिर तुम्हारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और फिर तुम्हारा केरला और तमिलनाडु। इस पूरे बेल्ट में क्या था, ये डायरेक्ट इंडिया का एक मैप है। अगर बिहार से कोई ऐसे लाइन खींचेगा तो कहां जाके खत्म होगा, केरला पे। ये पूरा रीजन किसके अंडर में आ गया था, ये जो नक्सलाइट थे उनके अंडर में था। पर गवर्नमेंट इनसे लड़ती भी है। ये इंसर्जेंसी खत्म करने में एक तो स्टार्ट किया जाता है, हमारे जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते हैं, वो बोलते हैं कि जो नक्सलाइट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ना कि किसी आतंकवादी से लड़ना। हाँ, इस पूरे रीजन में था इनका प्रभाव। अब ये एक टाइम पे ये लोग पूरे इंडिया के 163 डिस्ट्रिक्ट में थे अराउंड, और अभी के टाइम पे इन लोग का प्रेजेंस सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ है। ये जो नक्सलाइट थे, ये डिस्ट्रिक्ट वो इन स्टेट का है, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वैसे कुछ इसका हम लोग को पढ़ने का जरूरी नहीं है। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का एक गढ़चिरौली, एक बस्तर का रीजन है, और एक तुम्हारा अमूजमात का इलाका है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जहां पे बोला जाता है कि आज तक सर्वे हुआ ही नहीं है। इनका वहां पे इतना जंगल है, इतना घना जंगल है कि वहां पे कोई सर्वे करने जा ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई जाएगा तो मार कौन देगा, ये लोग। पर अब क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट पे हम लोग, जैसे लास्ट ईयर जो क्लैट का तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा कि लार्ज अमाउंट में क्या नक्सलाइट सरेंडर कर रहे थे। जो इनका मेन लीडर था उस वसवा राजू को भी पिछले ही साल गवर्नमेंट क्या इनकाउंटर में मार दी थी, जो इनको लीड कर रहा था अभी। तो अभी इनके पास जो हेड का पोजीशन है वो भी खाली है, क्योंकि वसवा राजू को क्या किया गया, पिछले ही साल मारा गया है। और अमित शाह बोल रखे हैं कि मार्च 26 में हम लोग क्या कर देंगे, इस चीज को पूरी तरीके से यहां से खत्म कर देंगे। अभी एक और आदमी मरा था जिसका हिंडमा था, वो हिंडमा था, सीआरपीएफ के जवान पे हमला कर दिया था। उससे 26 से ज्यादा पर्सनल एक बार में मर गए थे सीआरपीएफ के पुलिस वाले। और उसके सपोर्ट में यहाँ पे जेएनयू के स्टूडेंट नारा लगा रहे थे कि तुम जितना हिंडमा मारोगे हर घर से हिंडमा आएगा। जो जेएनयू के लेफ्टिस्ट स्टूडेंट थे। ये बताओ एंटी नेशनल चीज है कि नहीं है? हिंडमा कौन है? इंडियन आर्मी पर्सनल को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, जो मासूम आदमी है उनको मार रहा है। और उसके मरने पे ये सब यहाँ पे जेएनयू के जो स्टूडेंट थे क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, वही हिंडमा। तो देखो थोड़ा सा इसके बारे में मैं हिस्ट्री भी बता दिया हूं। तो ये मूवमेंट भी उसी समय शुरू होता है। तो इंदिरा गांधी क्या करेगी, इस मूवमेंट को दबाने के लिए, उसमें जब इमरजेंसी आगे लगेगा ना, तो इमरजेंसी ये नक्सलाइट मूवमेंट एक टाइम पे बहुत कम खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। ये लोग अंडरग्राउंड चला जाता है, छुप जाता है सब। पर जैसे ही आगे का टाइम पीरियड आएगा 80 के बाद में, 85 के बाद में क्या होगा, फिर से ये सब मतलब जो छुप गया रहता है सब फिर से वापस आएगा सब, और फिर दोबारा इंसर्जेंसी क्रिएट करेगा सब साल 2000 के बाद में, बहुत मास लेवल पे। और ये कब तक रहेगा, 2014 तक। 2014 तक रहेगा। जैसे मेरे टाइम पे एक टाइम पे
घर वाले मेरे को डराते थे शाम, मतलब ये रियल था, बिहार का मैं बता रहा हूँ। लोग बोलता था कि डाकू डाकू आ जाएगा शाम को या फिर नक्सलाइट आ जाएंगे, क्योंकि मेरे साइड इन लोगों का प्रेजेंस था। क्योंकि जो हाँ, चंपारण का जो रीजन है, वेस्ट चंपारण, वहां पे वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो जहां पे फॉरेस्ट का एरिया मिलेगा वहां पे ये लोग जाएगा। अब देखो उसका रीजन भी है, फॉरेस्ट एरिया में कौन रहेगा, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं। तो सबसे जिनको कुछ पता नहीं है तो उनको सबसे पहले यहाँ पे भड़काने में ये लोग भड़काएगा, तो उनका बात वो लोग इजीली मान लेगा। क्यों? अब देखो ये लोग बोलता है क्या है कि गवर्नमेंट आएगी और तुम यहाँ से, गवर्नमेंट क्या करेगी, तुम लोग से फॉरेस्ट छीन लेगी, तुमको यहाँ का जो पेड़ ये सब है काटने को नहीं देगी। तो ये लोग माइंड वॉश, पहले ब्रेन वॉश करता है सब, फिर ट्राइबल लोगों को अपने साथ कर लेगा सब, उसके बाद उनका इस्तेमाल करेगा सब। तो गवर्नमेंट इसीलिए देखो किसी भी ट्राइबल लोगों के साथ हम लोग को डायरेक्ट कनेक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट एक से एक स्कीम लेकर आई है। एकलव्य कॉलेज चलाया जा रहा है करंट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके साथ साथ वहां पे मतलब एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तुम यूट्यूब पे अगर व्लॉग देखना सब तुम लोग, अभी के टाइम पर बस्तर जो रीजन है, जो पहले पूरा एक टाइम पे छत्तीसगढ़ में पूरा प्रभावित था नक्सलिज्म से, आज के टाइम पे बस्तर रीजन इतना डेवलप है कि कोई बोलेगा। वहां पे जो एकलव्य मॉडल का स्कूल चलता है उसको कोई देखेगा, वो स्कूल सीबीएसई के एक टॉप प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा है, ऐसा है वहां पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको रिसोर्सेज दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो लोग क्या हो सके, उन लोग का साथ छोड़कर किसका साथ दें, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनका। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग पढ़ लिए इमरजेंसी के टाइम पे कैसा है, जिससे लोग क्या है, फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। अब देखो यहाँ पे गुजरात और बिहार में दो मूवमेंट शुरू होगा। Student protest in Gujarat and Bihar, both of which were Congress-ruled state, had far-reaching impact on the politics of the two state and national politics. In January 1974, students in Gujarat started an agitation against rising prices of food, grain, cooking oil, and other essential commodities, against the corruption in high places. अब देखो दो स्टेट है बिहार गुजरात, दोनों स्टेट को कौन रूल कर रही है, कांग्रेस पार्टी। वहां पे देखो गुजरात का पहले बता रखा है कि जनवरी 1975 का टाइम है, वहां पे स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, यहाँ पे धरना देने लगते हैं। किस लिए? क्योंकि जो तुम्हारा फूड ग्रेन है उनका क्या दाम बढ़ रहा है, साथ में जो कुकिंग ऑयल है और अदर जो एजेंशियल कमोडिटीज हैं, जो जरूरी के सामान है जो घर में यूज किया जाता है, उन सबका क्या हो रहा है, जो दाम होता है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा क्या है, हाई लेवल ऑफ करप्शन है। The student protests were joined by major opposition parties and become widespread, leading to the imposition of president rule in the state. The opposition party demanded fresh election in the state legislative. Morarji Desai, a prominent leader of the Congress, who was the main rival of Indira Gandhi when he was in Congress, announced that he would go an indefinite fast if the fresh election were not held in the state. Upper intense pressure from the students supported by opposition political party. Assembly election were held in Gujarat June 1975. The Congress was defeated in this election. अब देखो इसका कहानी क्या है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो अपोनेंट के जो पॉलिटिकल पार्टी है क्या करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। तो उस प्रोटेस्ट के कारण क्या हो जाएगा, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, यानी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको वहां पे हटा दिया जाएगा और क्या होगा, राष्ट्रपति शासन वहां पे लग जाएगा। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या नियम है कि वहां पे चुनाव भी होना चाहिए। अगर मान लो वहां पे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ज्यादा टाइम तक नहीं ना लग सकता है, वहां से 6 महीना से ज्यादा नहीं लगता है अभी के टाइम पर बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल लिए हुए, ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग। तो जो मुरारजी देसाई थे, जो एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी में ही थे और इंदिरा गांधी के अंडर में क्या थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। 66 से लेकर कब तक, 69 तक, जब तक वो नहीं हुआ रहता है तुम्हारा जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, सॉरी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ रहता है, जहां पे कांग्रेस 2 भाग में बढ़ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये भी पहले मुरारजी देसाई मैं बताया था बॉम्बे स्टेट के क्या सीएम रह चुके थे। तो बॉम्बे स्टेट क्या प्रेजेंट है महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये जो रीजन, मुरारजी देसाई क्या करते हैं, एक यहाँ पे धरना पे बैठ जाएंगे, किस चीज का, भूख हड़ताल की, जब तक चुनाव दोबारा नहीं यहाँ पे हो जाएगा तब तक मैं, मतलब चुनाव का जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर देती है तब तक मैं इस हड़ताल से उठूंगा नहीं। जिस कारण से क्या होगा, गवर्नमेंट को गुजरात में क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। तो जब चुनाव होगा तो क्या होगा यहाँ पे, कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगी, यानी अपोजिशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगा। तो देखो इस चीज से इंदिरा गांधी बौखलाएगी कि नहीं बौखलाएगी, इंदिरा गांधी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तब देखो एक तो इकोनॉमिक कंडीशन देखे लोग, फिर अब हम लोग किसका यहाँ पे गुजरात का सिचुएशन देखे लोग। अब देखो बिहार का सिचुएशन क्या है। इमरजेंसी बहुत अच्छा टॉपिक है, किसी को कहानी के रूप में भी याद रह सकता है और एग्जाम में जाके इजीली मार्क्स इसमें गेन कर सकता है। देखो March 1975, a student came together in Bihar to protest against rising prices, food scarcity, unemployment and corruption. After a joint, they invited Jai Prakash Narayan, JP, who had given up active politics and was involved in social work, to lead the student movement. He accepted it on the condition that movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar. अब देखो यहाँ पे क्या है,
जनवरी 1974 में वहां पे मूवमेंट शुरू हुआ था। यहाँ पे कब हो रहा है बिहार में? मार्च 1974 में। यहाँ पे भी रीजन सेम वैसा ही है, याद ध्यान रखना सब। वहां पे महंगाई का ही रीजन है, करप्शन है गवर्नमेंट में, जिस कारण से क्या जो बिहार के स्टूडेंट है क्या कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट करते हैं लोग, किसको इनवाइट करेगा लोग? एक आदमी है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो एक टाइम पे गांधी जी के मतलब एक फॉलोअर ही है ये, और आगे चल के जब देश आजाद होता है तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर में ये शामिल भी हुए थे। तो देख, और उसके बाद क्या करते हैं कि जब ये गांधी जी का जो आइडियोलॉजी होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स से ये मतलब संन्यास ले लेंगे और छोड़ देंगे, पॉलिटिक्स ये नहीं करेंगे। तो बहुत टाइम से क्या पॉलिटिक्स छोड़ दिया रहता है। तो इनको जो स्टूडेंट लीडर होते हैं बुलाते हैं क्या कि आप इस मूवमेंट को क्या करो, लीड करो, गवर्नमेंट के जो खिलाफ है। तो ये कंडीशन रखेंगे, एक शर्त रहेगा। तो इनका क्या शर्त रहेगा कि जो मूवमेंट है क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंट, जो यानी जो सेम गांधी जी का रहता है कि हम लोग हिंसा में भरोसा नहीं करेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे, अहिंसा, हम लोग अहिंसा से हम लोग अपने मूवमेंट को शुरू करेंगे लोग। तो सेम उनका भी ये क्या नाम था। और दूसरा क्या था कि ये जो मूवमेंट था सिर्फ बिहार तक नहीं होना चाहिए, कहाँ पूरे इसका जो तुम्हारा प्रेजेंस है कहाँ तक होना चाहिए, पूरे इंडिया में फैलाएंगे। तो जो स्टूडेंट लीडर क्या हो जाएंगे, इस चीज को वो लोग मान जाएगा। Thus, their student movement assured a political character and a national appeal. People from all walks of life now entered the movement. Jayaprakash Narayan demanded the dismissal of Congress government in Bihar and gave a call for total revolution in social, economic and political spheres in order to establish what he considered to be true democracy. अब देखो क्या बोला जा रहा है, जिस कारण से इसका प्रेजेंस चारों तरफ से इंडिया के सभी लोगों का इसमें मिलेगा, सभी लोग इस मूवमेंट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और इसी में जयप्रकाश नारायण क्या बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे बिहार में है कांग्रेस की, ये सेम गुजरात जैसा यहाँ पे क्या हो, इस गवर्नमेंट को यहाँ पे हटाया जाए। और उसके बाद क्या हो, यहाँ पे दूसरा चुनाव होगा। इनका ऐसा क्या नाम था, जेपी का। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये लोगों को मतलब जो गरीब लोग हैं उनके काम के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इनसे जो महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज के लिए बोलते हैं कि हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे लोग, टोटल रिवॉल्यूशन। तो हिंदी में इसका मतलब है संपूर्ण क्रांति। तो यही क्या होगा हमारे यहाँ पे, टोटल रिवॉल्यूशन। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अ सीरीज ऑफ बंद, घेराव एंड स्ट्राइक्स were organized in protest against Bihar government. The government, however, refused to resign. बिहार सरकार के खिलाफ में क्या होगा यहाँ पे, मतलब एक लाइन से यहाँ पे तुमको धरना होगा, बंद होगा, हड़ताल होगा, फिर भी क्या हो जाएगा, जो बिहार गवर्नमेंट है रिजाइन करने से कांग्रेस की मना कर देगी। जैसे गुजरात में हुआ था, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। The government was beginning to influence national politics. Jayaprakash Narayan wanted to spread the Bihar movement to other parts of the country. Alongside agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of the railway gave a call for nationwide strike. This threatened to paralyze the country. In 1975, JP led a people's march to parliament. This was one of the largest political rally ever held in the capital. अब देखो क्या होगा, ये जब मूवमेंट लॉन्च होता है, तुमको टोटल संपूर्ण क्रांति जब जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, पूरे इंडिया में पड़ने लगेगा। तो इसके बाद क्या इसके बाद जयप्रकाश नारायण क्या करेंगे, जो रेलवे के एम्प्लॉयज रहते हैं वो इनके साथ में मिल जाएंगे। अब देखो रेलवे के एम्प्लॉय को साथ मिलाने वाले एक लीडर है जिनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। ये बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। अभी का एक पार्टी है नीतीश कुमार का, तुम लोग जानता होगा, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। उस पार्टी के फाउंडर भी यही थे, जो नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस मिलकर शुरू किए थे लोग उस पार्टी को। तो देखो जॉर्ज फर्नांडिस और जयप्रकाश नारायण क्या करेगा लोग, रेलवे एम्प्लॉय को एक साथ मिलाएगा लोग और सरकार के खिलाफ यहाँ पे क्या किया जाएगा, धरना किया जाएगा। अब खुद सोचो रेलवे एम्प्लॉय क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सैलरी होता है उसको क्या कर दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। ऊपर हम लोग पढ़े हैं लोग, तो कनेक्ट करते चलो कैसे यहाँ पे क्यों कोई आकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, समझ आया। देखो अब फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो जेपी होते हैं क्या करते हैं, 1975 में एक पार्लियामेंट की तरफ एक मार्च लेकर आएंगे, यानी एक परेड लेकर आएंगे, जिसमें बोला जाता है कि इतना बड़ा रैली था कैपिटल, अभी तक का जो दिल्ली यानी जो हमारा कैपिटल है, यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे गैदर हो रखे थे और इस रैली में पार्टिसिपेट किए थे। He was now supported by non-Congress party opposition like भारतीय जनसंघ, the Congress और the भारतीय लोक दल, the Socialist Party and others। अब देखो अब जयप्रकाश नारायण को जितने भी नॉन कांग्रेसी पार्टी है उनका क्या सपोर्ट मिल जा रहा है। पहला कौन है, भारतीय जनसंघ, इनके लीडर समझ लो एक टाइप से अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद कौन है, कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ कौन है, कांग्रेस से ही एक पार्टी स्प्लिट हुआ था, जो कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर थे, जो सिंडिकेट है वो क्या है, कांग्रेस ओ है, जो इंदिरा गांधी के पॉलिटिक्स से क्या है यहाँ पे नाराज है। और या फिर क्या है, भारतीय लोक दल, हमारे जो प्रधानमंत्री आगे चल के बने चौधरी चरण सिंह, उनका ये पार्टी है, क्या नाम है, भारतीय लोक दल। ये ऐसा बोला जाता है कि ये जो खेती करते हैं उनका ये मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मिंग करते हैं, भरोसा करते हैं, उनका ये पार्टी है। उनके मतलब हित का बात ये पार्टी करती थी।
फिर क्या है सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी किसका हो गया, राम मनोहर लोहिया का, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और फिर जो और भी जो कांग्रेस के अपोनेंट थे उनका। अब देखो आगे बढ़े उससे पहले हम लोग किसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेंगे लोग, जयप्रकाश नारायण के बारे में। डेट ऑफ बर्थ 1902, कब तक जिंदा रहे, 1979 तक। A Marxist in his youth, founder, general secretary of the Congress Socialist Party and the Socialist Party, a hero of 1942 Quit India movement, declined to join Nehru cabinet after 1955, quit active politics, become a Gandhian and was involved in Bhudan movement, negotiation with the Naga rebel, peace initiative in Kashmir, ensured surrender of Dacoits in Chambal, leader of Bihar movement. He became symbol of opposition in emergency and was moving force behind the formation of Janata Party। अब देखो इतना सारा इनके बारे में बता दिया गया है। ध्यान रखने वाला इनसे ये है, ये मार्क्सिस्ट विचारधारा में भरोसा करते थे उससे मतलब नहीं है। जो हम लोग पढ़े थे लोग, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, 1934 में। उस समय कांग्रेस को क्या था, दो मेंबरशिप लेने का उनके लीडर को अलाउ था। ये स्टार्टिंग का चैप्टर है, कब का, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस के टाइम का ही चीजें हम लोग पढ़े हैं लोग। तो उस पार्टी के फाउंडर अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आगे चल के इनको ऑफर नेहरू के कैबिनेट में शामिल करने का मिलता है, पर ये क्या कर देंगे, उसको ऑफर को डिक्लाइन कर देंगे। अब 1955 में ये क्या कर देंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स को भी छोड़ देंगे। और एक चीज को ये लीड करते हैं, क्या नाम यहाँ पे, भूदान मूवमेंट। अब देखो भूदान मूवमेंट क्या है, जो उस समय इंडिया आजाद हुआ रहता है, तो जो मेन लोग रहते हैं उनके पास क्या रहता है, लार्ज अमाउंट में जमीन रहता है। क्यों, क्योंकि उससे पहले इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता था, जमींदारी सिस्टम, जिसमें जो ब्रिटिशर होते थे क्या कर देते थे, कुछ लोगों को बड़ा सा जमीन दे देते थे उनके एरिया में और बोलते थे कि इस पे तुम खेती करवाओ और जो इससे पैसा होगा उस तुम क्या करेगा, मेरे को देगा। तो जब देश आजाद हो रहा है वो जमीन किसका हो जाएगा, जो जमींदार है उनका। यानी जो नॉर्मल आम इंसान है उनके पास क्या जमीन नहीं है। तो बड़े बड़े जो जमींदार थे उनसे क्या करवाते हैं, इनसे मतलब आग्रह करके ये लोग क्या करवाता है, लोग बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करवाएगा, लोग यहाँ पे जमीन को दान करवाएगा लोग। तो इनका बिहार के रीजन में जब भूदान मूवमेंट शुरू मतलब यहाँ पे फैला था, तो इनका उसमें बहुत बड़ा हाथ था। ये क्या किए थे, बिहार के जो एक भूमियार कास्ट है, जो वहाँ का मतलब जनरल कैटेगरी में वो लोग आता है, उस समय बिहार का वो जो टोटल जमीन है, भूमियार कास्ट का पॉपुलेशन अराउंड होगा मुश्किल से 3% बिहार का। बिहार में जितने लोग हैं उसके 3% ही भूमियार है, पर जमीन कंट्रोल उनके पास अप्रॉक्स 75% से भी ज्यादा था। और अभी भी वो लोग 49% के अराउंड में जमीन को होल्ड करता है लोग। यानी उनके पास मतलब शुरू से ही क्या था, बहुत ज्यादा वो लोग के पास लैंड था। तो उन लोग से लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या यहाँ पे भूदान मूवमेंट के थ्रू क्या करवाते हैं, जमीन को दान करवाते हैं, ताकि जो जिनके पास जमीन नहीं है क्या हो सके, उनको भी जमीन मिल सके। फिर वहां पे देखो क्या है, जो चंबल में डकैत थे उनसे क्या करवाते हैं, बोलते हैं कि सरेंडर कर दो तुम, मतलब सरकार के साथ आके क्या करो, काम करो। अब देखो यहाँ पे फिर एक और चीज क्या है, जो जम्मू कश्मीर में जो वहां पे इंसर्जेंसी फैला रहता है, जब पाकिस्तान हमला कर देता है, तो वहां पे पीस टॉक में किसका हाथ रहता है, मतलब गवर्नमेंट इनको भेजती है ताकि जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या करे, आप समझाओ और मनाओ। और फिर आखिरी में क्या यहाँ पे दिया गया कि जो इमरजेंसी का टाइम पीरियड था उसके मेन सिंबल भी कौन है, यही है। और साथ में क्या है, यहाँ पे जो पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, जनता, आगे चल के पढ़ेंगे लोग हम लोग, जनता पार्टी एक बनेगी, जिसमें ये जितने पार्टी है क्या करेंगे कि कांग्रेस को हमको जो तुमको चुनाव में हराना है, जब 77 में चुनाव होगा और हमारा वोट ना बढ़ जाए ऑपोजिशन का, जिस कारण से एक नया पार्टी बनेगा जिसका क्या नाम रहेगा, जनता पार्टी। तो उसके फॉर्मेशन भी कौन करते हैं, यही करेंगे। क्या नाम है इनका, जयप्रकाश नारायण। यहां पे हम लोग खत्म कर देंगे लोग। अब देखो फिर क्या है, दिस पार्टी वर प्रोजेक्टिंग जेपी एज एन अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी, हाउएवर देयर आर मेनी क्रिटिसिज्म अबाउट हिज आइडिया एंड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ मास एजिटेशन दैट वाज एम्प्लॉइंग बोथ गुजरात एंड बिहार। एजिटेशन वाज सीन एज anti-Congress rather than opposing the state government. They were seen as protest against the leadership of Indira Gandhi. She believed that the movement was motivated by personal opposition to her। अब देखो इसका आगे जो पार्टी यहाँ पे इनको सपोर्ट मिल जाएगा जेपी को, तो लोग क्या देखेंगे, जेपी क्या है, इंदिरा गांधी के एक मेन अपोनेंट है, जो क्या कर सकते हैं, इंदिरा गांधी को हरा सकते हैं। अब इंदिरा गांधी को यहाँ पे क्या दिखता है कि जो गुजरात और बिहार में जो उनके गवर्नमेंट के खिलाफ जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, वो मेरे गवर्नमेंट के खिलाफ, वहां के गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, वो मेरे खिलाफ किया जा रहा है। इंदिरा गांधी क्या ले लेगी, इसको पर्सनली ले लेगी कि क्या ये मेरे खिलाफ हो रहा है, गवर्नमेंट के मेरे खिलाफ नहीं हो रहा है।
वही वही चीज यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे आखिरी रेलवे स्ट्राइक है, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लोग। तो यहाँ पे देखो क्या है, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। What could happen when the railway stop running not for 1 or 2 days but for more than a week? Of course many people would inconvenience, but more than that the economy of the country would once to come to at a halt because goods were transported from one part to another by rail। अब देखो यहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो अगर रेलवे तुम्हारा चलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, पर एक सप्ताह के लिए ऐसा हो गया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इससे मतलब डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी सबसे ज्यादा रेलवे जो तुमको क्या, जो रेलवे को प्रॉफिट होता है कहां से होता है, जो गुड्स वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग एक साइड से दूसरे साइड तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, मालगाड़ी। यहाँ पे मालगाड़ी उस चीज को बोला जाता है। तो देखो वहीं यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो रेलवे के एम्प्लॉइज हैं क्या कर देंगे, यहाँ पे धरना देके एक सप्ताह के लिए क्या कर देंगे लोग, रोक देंगे लोग काम करना। तो ये डू यू नो दैट सच थिंग एक्चुअली हैपेंड इन 1974? द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ रेलवे मैन स्ट्रगल लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस गिव अ कॉल फॉर अ नेशन वाइड स्ट्राइक बाय ऑल एम्प्लॉइज ऑफ रेलवे फॉर प्रेसिंग देयर डिमांड्स रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विस कंडीशन। अब देखो एक्चुअली में कब हो रखा है, 1974 में, जब तुम्हारा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी है रेलवे मैन का, वो क्या कर देता है, जॉर्ज फर्नांडिस के लीडरशिप में क्या कर देगा, पूरे इंडिया में यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय क्या कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। रीजन क्या है यहाँ पे उनका, कि उनको बोनस चाहिए और उनका सर्विस का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी जो उनका वर्क आ रहा है वो भी क्या किया जाए, यहाँ पे रिड्यूस किया जाए। The government was opposed to this demand, so the employee of the India largest public sector undertaking went on strike in May 1974. The strike by the railway employee added the atmosphere of labor unrest. It also raised issue like right of worker and whether employees of essential service should adopt measures like strike। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये फाइनली कब लोग करेंगे प्रोटेस्ट, मई 1974 में। टाइम मतलब ईयर याद रखना है, महीना भी याद रखना सब। साथ में क्या यहाँ पे दे रखा है कि जिस कारण से क्या हो जाएगा, जो इंदिरा गांधी है वो करने से मना कर देंगी, तो जो लेबर होते हैं उनके मन में भी क्या यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, गवर्नमेंट मेरे लिए भी काम यहाँ पे ये नहीं कर रही है। तो सेम यहाँ से लोगों एक और हमारे सामने नया क्वेश्चन आता है, जो लोग पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसे प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहिए। फिर द गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो स्ट्राइक यहाँ पे है उसको इलीगल बोल देगी। एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर, अरेस्टेड मेनी ऑफ देयर लीडर्स एंड डिप्लॉयड टेरिटोरियल आर्मी टू प्रोटेक्ट रेलवे ट्रैक्स। द स्ट्राइक हैड टू कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 days विदाउट एनी सेटलमेंट। देखो ये लोग अपने स्ट्राइक करेगा, सब कुछ करेगा लोग, पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको दबाने के लिए जो इनके लीडर होते हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डालेगी, और साथ में यहाँ पे आर्मी को उतार दिया जाएगा, ताकि क्या किया जाए, जो रेल का ट्रैक है, पटरी है, उसको क्या किया जाए, बचाया जा सके। और फाइनली कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट इनका बात नहीं सुनती है, और 20 दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, जो स्ट्राइक हो जाएगा ये बंद हो जाएगा।